हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत दिन के बाद अपना क्रिमिनल लॉ का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक केस, जो कि हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, उसी से रिलेटेड है। तो ये जो एम एच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। और हम इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ साथ एक डिसेंट भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे हमें पता लगेगा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले जो एक्ट्स हैं, उनके जो स्टैट्यूट्स बने हैं आगे जाके, उनमें कितना जरूरी है कि यू हैव टू मेंशन, द लेजिस्लेचर हैव टू मेंशन दैट वी आर एक्सक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया, एंड फ्रॉम दिस स्टैट्यूट एक्सक्लूजन ऑफ मेंसरिया हैज टू बी देयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। तो इस केस में हुआ क्या था? तो जो एक रेस्पोंडेंट था, जो हमारे एम एच जॉर्ज जिनका नाम है, वो एक जर्मन नेशनल थे। और उनको इंडिया में विदाउट परमिशन, किसकी परमिशन के बिना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना, विद एडिशन टू जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का, जिसे हम फेरा बोलते हैं, उसके परमिशन के बिना वो इंडिया में गोल्ड लेके आए थे। 34 के हम फैक्ट्स में देखेंगे। और उन पे ये चार्जेस थे कि वो इंडिया की गवर्नमेंट को डिफ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट। उनको जो लोअर कोर्ट थी, उन्होंने कन्विक्ट कर दिया था, हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया था। लेकिन फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, जब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की कि सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, प्लीज सी दिस केस, इस केस को डिसाइड कीजिए। फिर अब इसके हमारे जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं? तो जो एम एच जॉर्ज थे, उन्होंने 27 नवंबर को ज्यूरिक से मनीला जाना था। ठीक है, तो वो 27 नवंबर 1962 को ज्यूरिक से प्लेन में बैठे। ठीक है, और 28 नवंबर को वो प्लेन इंडिया में रुका आके। ठीक है, रुका आके मतलब उनको जाना था, जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो इंडिया में रुका के, जो इंडिया में जिनको उतरना था वो इंडिया में उतर जाते। और एम एच जॉर्ज का कोई मकसद नहीं था इंडिया में कुछ भी आने का, मतलब उनका कोई रीजन ही नहीं था कि वो इंडिया में रुके। लेकिन वो और उनको फिर मनीला जाना था। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज को पता लगा कि मिस्टर एम एच जॉर्ज आ रहे हैं, मेयर हेंस जॉर्ज, जो कि उस टाइम के बहुत बड़े स्मगलर थे, ऐसा बोला जाता है। तो उनको ये खबर लग गई। तो इंडियन जो हमारा कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर से वो जाके पहुंच गए, बोले इधर आइए। तो उन्होंने पता लगा, फिर उनको अरेस्ट कर लिया। तो जो जो वो प्लेन में चढ़े थे, डेट्स हमें याद रखनी, जो प्लेन में चढ़े थे, दिस वाज 27 नवंबर 1962। 28 नवंबर को बॉम्बे वो बॉम्बे में आ, और वो मनीला कभी जा ही नहीं पाए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। लोअर कोर्ट में उनको कन्विक्ट कर दिया गया था। ठीक है, हाई कोर्ट ने उनको अक्विट कर दिया। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में, जैसा मैंने आपको बताया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में उनको कन्विक्ट कर दिया गया मेजॉरिटी जजमेंट में। और ये बोला गया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो जो हमारे जो एम एच जॉर्ज है, उन्होंने क्या क्या दलील रखी, क्या क्या उनके आर्ग्यूमेंट्स थे, उन्होंने बोला कि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दी आरबीआई नोटिफिकेशन। ठीक है, मुझे आरबीआई नोटिफिकेशन का पता नहीं था, जिसपे नो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर कोई लॉ बनता है तो ये मान के चला जाता है कि पूरी दुनिया में वो पब्लिश हो गया है, उसके बारे में सबको पता है। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एन एक्सक्यूज समटाइम्स, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नेक्स्ट बोला उन्होंने कि इट वाज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और जब तक वो किसी पब्लिकेशन में नहीं आता, किसी पब्लिक के इंटरेस्ट में या फिर पब्लिक के डोमेन में नहीं आता, तब तक मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर उन्होंने बोला कि एप्लीकेबल ऑन द पैसेंजर्स मैनिफेस्टो, उन्होंने कहा नहीं, इट वाज एप्लीकेबल। तो ये तो जजमेंट था उनका, मतलब जो लोअर कोर्ट ने जो सजा की थी उनको, उसी को मतलब मिला के सुप्रीम कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था। मतलब इन शॉर्ट उनको कन्विक्ट कर दिया गया था, ही वाज हेल्ड लायबल, उनको चार्ज किया गया था। फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जो इश्यूज बने थे, अभी जो हम जस्टिस राव का डिसेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे इश्यूज बने थे वो थे क्या? whether the respondent is liable for bringing gold to India under Section 1 and Section 23 1A of FERA regulation, which was published in the Gazette of India on 24th November 1962. अब बात ये थी, एम ए जॉर्ज बोल रहे थे कि आप बताइए, 27th को मैं प्लेन में चढ़ा, तो जो 24th नवंबर 1960 को जो लॉ आया है 3 दिन पहले, उसका मुझे कैसे पता होगा? मेरी प्राइवेट लाइफ भी है, मैं उसमें देखूंगा, या फिर ये देखूंगा कि इंडिया पे, जहाँ पे मुझे रुकना भी नहीं है, जहाँ पे मेरा खुद की इच्छा भी नहीं थी रुकने की, वो तो प्लेन रुका,
वहां पे कोई लॉ होगा और मैं इतना दिमाग लगा, मुझसे ही नहीं हो पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मैंने आपको बताया क्या बोला कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। फिर अब हम देखते हैं जजमेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड हिम, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द डिसेंट बाय जस्टिस राव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आर्ग्यूमेंट है जॉर्ज के, मैंने आपको क्या बताया कि आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द आरबीआई नोटिफिकेशन, इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन पैसेंजर्स manifest, it was delegated legislation and was only applicable only when brought to the notice। ठीक है, जस्टिस राव ने क्या डिसेंट दिया? जस्टिस राव ने बोला कि भाई मैं तो एम एस जॉर्ज के साथ हूँ। क्यों? कि जो आपने पहला नोटिफिकेशन 24 को निकाला था, आपने ओवरटर्न कर दिया, फिर उसी दिन आपने नया गेजेट में कुछ और छाप दिया। ठीक है, फिर उसने फिर जस्टिस राव ने क्या बोला कि हाउ कुड ही हैव नोन इट इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इतने कम टाइम में कोई कैसे पता लगा सकता है? ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल ने क्या बोला, जो हमारे इंडिया के जो सरकार की तरफ से वकील पैरवी कर रहे थे, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने क्या बोला, interest of economic stability of the nation and it was strictly liable according to the statute। उन्होंने बोला कि नहीं सर, जो ये ऐसा इसको पकड़ना जरूरी था, हमें पता था कि ये आ रहे हैं मिस्टर एम एस जॉर्ज, और इनका पकड़ना हमें इतना जरूरी इसलिए था क्योंकि अब वो गोल्ड लेके आ रहे हैं। अब हमने एक्ट में इसलिए बनाया, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। नेशन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, इसलिए हमने उसको कॉन्फिस्केट किया। उसका हमने 34 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड निकाला जो कि उसने जैक किया। तो इट शोज कि उसका स्मगलिंग का ही क्या था, इंटेंशन था, उसका स्मगलिंग का इंटेंशन था। तो जो केस है वो है हमारा मेंसरिया पे, पूरा मेंसरिया पे है। तो एम एच जॉर्ज ने बोला कि मेरा मेंसरिया नहीं था कि मैं इंडिया में आऊं या फिर ऐसा कुछ करूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इट वाज एक्सक्लूडेड इन मेंसरिया। कैसे, अभी हम देखते हैं। तो जस्टिस राव ने जो एनालिसिस की वो ये करी कि द एक्ट मस्ट क्लियरली डिमार्केट द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब जस्टिस राव ने बोला कि नॉट सीम्स टू एक्सक्लूड मेंसरिया। उन्होंने बोला कि अगर हम इस एक्ट के सेक्शन को पढ़ते हैं, सेक्शन 8 क्लॉज 1 और 23 क्लॉज 1A को पढ़ते हैं, तो इसमें कहीं दिखता नहीं है कि मेंसरिया का एक्सक्लूड किया गया है। ऑन द फेस ऑफ इट, इट डज नॉट सीम्स लाइक कि इट एक्सक्लूड मेंसरिया। ठीक है, यानी कि उनको लगा, जस्टिस राव को, उनकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि ये जो लॉ है ये ढंग से बता नहीं पा रहा है कि क्या यहाँ पे मेंसरिया एक्सक्लूड है या नहीं है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई एक्ट को आप कैसा स्ट्रिक्ट रहे हो, देन द एक्ट मस्ट रीड द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसको बताना चाहिए। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस में, जनरल एक्सेप्शन में क्या है कि मेंसरिया का होना जरूरी है। ठीक है, फिर जस्टिस राव ने क्या बोला, इट वाज रेगुलेटिंग पावर ऑफ आरबीआई। आरबीआई कोई पुलिस या पुलिसिंग नहीं है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। आरबीआई बस रेगुलेटिंग पावर दे रहा है कि आप हमें रेगुलेट करना है, कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि आप कितना लेके आ रहे हैं, ताकि हम अपना डेटा बना सकें। हमारा मकसद ये नहीं है आरबीआई का, जस्टिस राव ने जो एनालिसिस किया उसके एक्ट का, कि हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपका या फिर आपको अरेस्ट करें, बट यू हैव टू गिव द मैनिफेस्ट। आपको मैनिफेस्ट देना है कि हम इतना सामान लेके आ रहे हैं, हम ट्रांजिट में आ रहे हैं, तो ये बताना जरूरी है। नेक्स्ट, जस्टिस राव ने क्या बोला, जस्टिस राव ने बोला कि देयर वाज नो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। जस्टिस राव ने बोला कि मना तो किया ही नहीं है इसमें कि आपको लेके ही नहीं आना है। जस्टिस राव ने बोला कि इस एक्ट के सेक्शन से इतना पता लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है, जस्टिस राव ने बोला कि ऑन द रीडिंग ऑफ दिस एक्ट एंड नोटिफिकेशन, मुझे तो ये लग रहा है कि बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। आरबीआई ने तो कभी 34 किलोग्राम या 340 किलोग्राम गोल्ड लेके आना है या नहीं आना है, इट वॉज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि इंफॉर्मेशन लेनी है हमें आपसे, आरबीआई ने ऐसा बोला। नेक्स्ट, जस्टिस राव ने बोला अब यहाँ पे हमें लेजिस्लेचर का इंटेंशन देखना है। इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर क्या है, दैट वी हैव टू इंटरप्रेट। तो अगर लेजिस्लेचर क्या करेगा, लेजिस्लेचर साफ साफ बता दे कि भाई हम इस सेक्शन में, इस एक्ट में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी दे रहे हैं और यहाँ पे मेंसरिया का कोई रोल नहीं होगा, तब कि इट शोज दैट इट हैज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? तो जस्टिस सुब्राव ने बोला कि जस्टिस राव ने बोला कि जो भी आप एक्ट लेके आ रहे हैं, इट शुड क्लियरली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन मेंशंस द एक्सक्लूजन ऑफ मेंसरिया। यानी कि साफ साफ पता लगे कि भाई वी आर एक्सक्लूडिंग द मेंसरिया। नेसेसरी इम्प्लीकेशन क्या होता है कि व्हेन इट इज क्लियर दैट इट वुड अदरवाइज डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। यानी कि आपको एक्सक्लूजन ऑफ मेंसरिया लिखना है, अगर आप नहीं लिखोगे तो इससे पूरा एक्ट का जो
पर्पस होगा, एक्ट का होना ही बेकार हो जाएगा। तो अगर आप कोई एक्ट चाह रहे हो कि स्ट्रिक्टली लायबल हो, देन यू मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई कि वी आर एक्सक्लूडिंग द मेंस्ट्रुआ। और अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो किसी प्रूडेंट इंसान को पढ़ के लग जाए, उसको पता लग जाए कि यस दिस इज एक्सक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ मेंस्ट्रुआ। ठीक है। फिर जस्टिस राव ने आगे क्या बोला एनालिसिस में कि पब्लिक इंटरेस्ट डज नॉट सफर इन सच ट्रांजिट। उन्होंने बोला कि ऐसे इसमें जो ये ट्रांजिट ये मिस्टर एम एस जॉर्ज लेके आए, जिनका इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं था, फ्लाइट में रुकना ही नहीं था, वो तो उनका मनीला जाना था, तो इससे हमारा पब्लिक इंटरेस्ट सफर नहीं करता, ना ही हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट सफर करता है उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने फिर आगे बोला कि अगर क्या हो, अगर इमरजेंसी लैंडिंग हो जाए, उन्होंने बोला कि अगर मान लो कि इंडिया में ट्रांजिट होता ही नहीं, इंडिया में प्लेन लैंड कराना था ही नहीं, ठीक है, कनेक्टिंग फ्लाइंग होती ही नहीं, सीधे ज्यूरिख टू मनीला जाना उसका मतलब पूर्व निर्धारित होता, प्री डिसाइडेड होता। लेकिन अगर ऐसा होता कि फ्लाइट जा रही है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, टर्बुलेंस कुछ भी आ गया, वो इंडिया में रुक गई, तब भी आप अरेस्ट कर लेते कि नहीं नहीं आपके पास तो गोल्ड है, वी हैव टू अरेस्ट यू, वी हैव टू अरेस्ट यू। मैंने बोला तब आप क्या करते? तब आपको क्लियरली मेंशन करना होता ना। गुड लॉ क्या होता है? गुड और बैड लॉ वो होता है, बैड लॉ वो होता है कि जिसकी इंटरप्रिटेशन ढंग से समझ में नहीं आती है। गुड लॉ क्या होता है कि जो सब कुछ बताता है, किसी इंसान को भी पता, किसी नॉर्मल लेमैन को भी पता लग जाए कि लॉ कहना क्या चाह रहा है, दैट इज गुड लॉ। ठीक है। फिर जस्टिस राव ने क्या बोला कि अगर ये विदाउट नॉलेज होता, कि अगर कोई गलती से मतलब कोई दुर्भावना से, द्वेष भावना से, या फिर कोई मतलब चिढ़ के उनके जैकेट में गोल्ड डाल देता, 34 किलो नहीं मतलब 10-12 किलो ब्रिक भी डाल देता, तब भी क्या आप उसको अरेस्ट करते? तो यहाँ पे मेंस्ट्रुआ हमें देखना है इसमें। अगर आपको मेंस्ट्रुआ एक्सक्लूड करना था तो आपको लिखना था अपने एक्ट में, फेरा के रेगुलेशन में लिखना था, आपको आरबीआई के रेगुलेशन में लिखना था। लेकिन जस्टिस राव ने क्या बोला कि अगर हम आरबीआई के इस रेगुलेशन को पढ़ते हैं जो गजीट में छपा है, उससे तो कहीं दिखता ही नहीं है कि कंप्लीट प्रोहिबिशन है या फिर पूरा प्रोहिबिट कर रहे हैं, आप एब्सोल्यूट प्रोहिबिट कर रहे हैं कि आप गोल्ड ला ही नहीं सकते। इट वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जस्टिस राव। लेकिन मेजॉरिटी व्यू क्या था सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी व्यू ये था कि वी शुड, क्या नाम है इनका, एम एस जॉर्ज, वी शुड कन्विक्ट हिम बिकॉज इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। तो इस केस से हमें क्या पता लगता है? इस केस ने बहुत अच्छी चीज बताई कि जब भी हम किसी एक्ट को स्ट्रिक्टली लायबल कर रहे हैं, तो उसका जो हमारा लेजिस्लेशन है, जो उसका स्टैट्यूट है, इट शुड क्लियरली डिमार्केट कि हम इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ला रहे हैं। अगर क्लियरली डिमार्केट नहीं कर रहा है तो उसका नेसेसरी इम्प्लीकेशन उसको पढ़ने से पता लग जाए कि हाँ, या तो स्ट्रिक्टली लायबल है और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मेंस्ट्रुआ वर्क नहीं कर रहा। तो अगर आपने अभी तक मेंस्ट्रुआ वाली वीडियो नहीं देखी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाली वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज उसको देखिए, उसके बाद इस केस को समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।